हे गाइस, वेलकम टू वैल्यू प्रो एजुकेशन। आज के अपने इस वीडियो में हम लोग जेई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि इन क्वेश्चन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम और आप आपस में ऐसे ही जुड़े रहें और इन स्टडी को एंजॉय करते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है ए पार्टिकल हैज़ एन इनिशियल वेलोसिटी 3 i कैप प्लस 4 j कैप एंड एन एक्सेलरेशन 0.4 i कैप प्लस 0.3 j कैप। इट्स स्पीड आफ्टर 10 सेकेंड। मतलब कि आपको एक ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी दी गई है और उसका एक्सेलरेशन दिया गया है और टाइम भी दिया गया है, लेकिन इसमें बस क्या बारीकी है यही समझने वाली बात है। आपको वेलोसिटीज़ और एक्सेलरेशन और टाइम दे करके आपसे स्पीड पूछी है। तो पहली बात आपको पता होना चाहिए कि हम लोग अगर इनिशियल वेलोसिटी पता हो और एक्सेलरेशन भी हमें क्वेश्चन में गिवन हो तो आराम से फाइनल वेलोसिटी पता कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात चलिए देखिए, लिख देते हैं क्या कहा गया। इनिशियल वेलोसिटी दी गई है कितनी? 3 i कैप प्लस 4 j कैप और एक्सेलरेशन दिया गया है कितना? एक्सेलरेशन दिया है उसने 0.4 i कैप प्लस 0.3 j कैप। और कितने टाइम बाद हमसे पूछा है? 10 सेकंड के बाद हमसे वेलोसिटी पूछी है, बल्कि वेलोसिटी नहीं पूछी है, स्पीड पूछी है। तो अगर स्पीड पूछी है इसका क्या मीनिंग है वो ध्यान से समझना है। सबसे पहली बात आपको ये दोनों इस वेक्टर क्वांटिटी की फॉर्म में दिया हुआ है तो फिर फॉर्मूला भी हम लोग वेक्टर की फॉर्म में लगा लेंगे, v = u + at। तो हमें वेक्टर v मिल जाएगा यहाँ से। वेक्टर v मतलब फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, तो फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए यही फॉर्मूला लगाएंगे ना भाई, न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 3 i कैप प्लस 4 j कैप प्लस a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.4 i कैप प्लस 0.3 j कैप। और टाइम कितना लगा है? 10 सेकेंड। तो बस वेक्टर v कितना आ जाएगा आपका? 3 i कैप प्लस 4 j कैप और प्लस इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा आपका 4 i कैप और ये आ जाएगा आपका 3 j कैप। तो वेक्टर v = आ जाएगा आपका 3 i कैप प्लस 4 i कैप मतलब 7 i कैप और 4 j कैप प्लस 3 j कैप मतलब 7 j कैप। देखिए तो वेक्टर v आपको मिल गया, ये वेलोसिटी आपको मिल गई मीटर पर सेकंड में, लेकिन ये वेलोसिटी है। ये क्या है? वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है और स्पीड स्केलर क्वांटिटी होती है, इसलिए जब वेक्टर की फॉर्म में आपको आंसर मिला है तो ये वेलोसिटी है। अब अगर आपको स्पीड पता करना है तो स्पीड पता करने के लिए क्या होता है? आपको पता है कि स्पीड विद डायरेक्शन इज नोन एज वेलोसिटी, यानी कि स्पीड को ही अगर हम डायरेक्शन के साथ बताते हैं तो वो वेलोसिटी बन जाती है। तो इसका मतलब इसमें वेलोसिटी, इस वेलोसिटी के अंदर मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड पता कर लिया जाए तो वही क्या होगा? इसका स्पीड होगा। यानी वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को ही स्पीड कहते हैं। और किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। इसका मतलब स्पीड का फॉर्मूला आ जाएगा आपका वेक्टर v = √ax² प्लस ay का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 49 प्लस 49 मतलब कुल मिलाकर आ जाएगा आपका √98। और वैसे भी आप कर सकते थे कि दो सेम चीज़ों का अगर स्क्वायर रूट निकालना होता तो a√2 आंसर आ जाता है, मतलब आंसर आ जाएगा आपका 7√2 मीटर पर सेकेंड। यानी कि इस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होगी वो 7√2 मीटर पर सेकेंड होगी। अगर आपको वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में दी हो, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में दिया हो, टाइम सेकेंड में दिया हो तो आपका आंसर आएगा मीटर पर सेकेंड में। बट अगर मान लीजिए क्वेश्चन में कोई यूनिट्स गिवन नहीं थी तो फिर आप मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर ये डिसाइड नहीं कर सकते, इसलिए आंसर में आपको यूनिट्स में ही लिखा हुआ मिलेगा। तो 4 ऑप्शंस में आपको दिया गया है 7 यूनिट, 7√2 यूनिट, 8.5 यूनिट एंड 10 यूनिट्स। तो 7√2 यूनिट इज द राइट आंसर। बट अगर मीटर में, मतलब अगर सब कुछ यूनिट्स के साथ दिया होता तो हमारा आंसर भी ऐसा यूनिट में यानी कि मीटर पर सेकंड में आता। बट आप समझ गए होंगे कि सेकेंड ऑप्शन ही सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ ए मूविंग पार्टिकल एट एनी टाइम t आर गिवन बाई x = अल्फा t क्यूब एंड y = बीटा t क्यूब। द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट द टाइम t इज गिवन बाई। मतलब किसी एक पार्टिकल की जो पोजीशन है उसके आपको दोनों कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, मतलब x कोऑर्डिनेट भी दिया हुआ और y कोऑर्डिनेट भी दिया गया है। यानी कोई एक ऑब्जेक्ट है, कोई एक पार्टिकल है, उसका आपको x कोऑर्डिनेट भी टाइम के रेस्पेक्ट में दिया हुआ है और y कोऑर्डिनेट भी टाइम के रेस्पेक्ट में दिया हुआ है। यानी आपको कहा है कि x की वैल्यू टाइम पे इस प्रकार से डिपेंड कर रही है और y की वैल्यू इस प्रकार से डिपेंड कर रही है। फिर पूछा गया द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t इज गिवन बाई, मतलब जो उस पार्टिकल की स्पीड t टाइम पर कितनी होगी। देखिए अगर आप जरा सा ध्यान से पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमने पढ़ा हुआ है पोजीशन को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने से
वेलोसिटी मिलती है, पोजीशन को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने से वेलोसिटी मिलती है। तो इसका मतलब अब इसके पास, क्योंकि इसके दोनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, देखिए कैसा कुछ दिया गया है, आइए यहाँ देखिए। तो x इक्वल टू क्या दिया गया है, x इक्वल टू है आपका अल्फा टी क्यूब और y इक्वल टू आपको दिया गया है बीटा टी क्यूब। इसका मतलब है कि x भी टाइम पे डिपेंड कर रहा है और y भी टाइम पे डिपेंड कर रहा है और दोनों अलग अलग टाइम पे डिपेंड कर रहे हैं। तो पहले आप इसी से समझिए कि अगर टाइम की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 0, टाइम की वैल्यू 1 तो x की वैल्यू अल्फा, यानी कि जैसे जैसे टाइम बदल रहा है वैसे वैसे x की वैल्यू बदल रही है और टाइम के चेंज होने के साथ साथ y की वैल्यू भी चेंज हो रही है। इसका मतलब इसका x और y दोनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं और अगर x और y दोनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं तो इसका मतलब ये बॉडी प्लेन में मोशन कर रही है। प्लेन के मोशन का मतलब होता है कि जब बॉडी एक्स एक्सिस के अलोंग भी मूव कर रही हो और वाई एक्सिस के अलोंग भी मूव कर रही हो। कैसा हो सकता है कि एक ही बॉडी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के अलोंग मूव कर जाए? थोड़ा सोचिए, ये फिजिक्स है ना, इसमें हम लोगों को ऐसे नहीं सोचना है कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, एक ही बॉडी दो डायरेक्शन में कैसे मूव कर सकती है। दो डायरेक्शन में मूव करने का मतलब यह है कि वो चल तो रही होगी एक ही ओर, आपको कोई एक कार एक ही तरफ जाती हुई नजर आएगी, लेकिन अगर वो प्लेन में मूव कर रही होगी, प्लेन का मतलब यह है कि उसका एक्स वाला कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा होगा और वाई वाला कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा होगा, क्योंकि पोजीशन के चेंज होने के साथ साथ हम कहते हैं कि मोशन हो रहा है। तो यानी अगर टाइम के साथ साथ पोजीशन में बदलाव हो रहा है, किसी भी चीज़ की पोजीशन में अगर टाइम के रेस्पेक्ट में और किसी एक रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में उसकी पोजीशन बदल रही है तो पक्का वो मोशन कर रही होगी। और अगर दो पोजीशन बदल रही है, यानी एक्स वाला कोऑर्डिनेट भी बदल रहा है और वाई वाला कोऑर्डिनेट भी बदल रहा है, तो समझिए बॉडी प्लेन में मोशन कर रही है। तो ये एक मोशन इन प्लेन का क्वेश्चन हो गया और आपको एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। तो हम इसकी हेल्प से क्या निकाल लेंगे, सबसे पहले Vx निकाल लेंगे। Vx का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका dx/dt, यानी कि वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। अरे भाई एक्स वाले कोऑर्डिनेट को जो वेलोसिटी चेंज करा रही होगी वो वेलोसिटी अलग निकलेगी और जो वाई वाले कोऑर्डिनेट को चेंज करा रही होगी वो वाली वेलोसिटी अलग निकलेगी। तो Vx बराबर dx/dt लगाएंगे। क्या फॉर्मूला हो जाएगा, d/dt ऑफ x की वैल्यू रखिए अल्फा टी क्यूब, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, अल्फा कांस्टेंट बाहर रखेंगे, टी क्यूब का इंटीग्रेशन 3t², तो कुल मिलाकर आपको मिल गया 3α t²। ये Vx हो गया। अब आप इसी तरह से क्या कर लेंगे, Vy निकाल लेंगे। Vy मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ द या वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सेस। तो वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सेस कितनी हो जाएगी, बीटा टी क्यूब की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, बीटा कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इसका आंसर 3t², मतलब डिफरेंशिएशन 3t²। तो आपको Vx भी मिल गया और Vy भी मिल गया। जब Vx और Vy दोनों मिल गए तो आप कहेंगे कि इसकी जो वेलोसिटी होगी, यानी कि वेक्टर की फॉर्म में अगर इसको लिखना चाहें तो वेलोसिटी वेक्टर होता है हमारा Vx i कैप प्लस Vy कैप। तो वेलोसिटी वेक्टर बराबर Vx की वैल्यू रखिए आप यहाँ पर 3α t² i कैप प्लस 3βt² j कैप, और उसने हमें t के टर्म्स में ही आंसर मांगा है, तो इसलिए डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये तो वेलोसिटी आ गई। अगर मुझे स्पीड पता करनी है, स्पीड, तो मैंने अभी भी आपको बताया इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि स्पीड जो होती है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही स्पीड होती है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही स्पीड होती है। तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड फाइंड कर देंगे, स्पीड मिल जाएगी। स्पीड निकालने के लिए आपने क्या किया, इसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकाला। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 3α t² का होल स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा 3βt² का होल स्क्वायर। तो मैं समझता हूँ कि आप पकड़ हुए होंगे कि 3 का स्क्वायर यहाँ से और t का पावर 4 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, यहाँ भी 3t की पावर 4 कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा केवल α² प्लस β²। आप मेरे को बताइए कि अगर t की पावर 4 में से हमने t को बाहर निकाला तो कितना आएगा, बाहर आ जाएगा t²। और आप अब ऑप्शन में ढूंढना शुरू करिए कि ऑप्शन क्या कह रहा है। जब ये आप कॉमन लेंगे तो 3 का स्क्वायर भी कॉमन आएगा और t की पावर 4 भी कॉमन आएगा, तो 3 के स्क्वायर में से 3 भी बाहर और t² भी बाहर। समझ रहे ना, देखिए 3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर में से 3 कॉमन और t की पावर 4 में से t² कॉमन। जब ये दो चीज़ें कॉमन आ जाएंगी तो अंदर बचेगा केवल क्या, α² प्लस β²। तुरंत आप ऐसा कोई भी अगर आंसर आपको मिल रहा हो तो उस आंसर को मैच कराने की कोशिश करिए। तो पहले ऑप्शन में दिया गया है 3t√α² प्लस β², पहला ही ऑप्शन दिया गया है बिल्कुल सही। नहीं 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 नहीं, ट्रैप में नहीं फंसा ना। देखिए देखिए देखिए, पहले ऑप्शन में दिया गया है कितना, 3t√α² प्लस β², और सेकंड ऑप्शन में दिया गया है 3t²√α² प्लस β², और थर्ड ऑप्शन में दिया गया है t²√α² प्लस β², फोर्थ ऑप्शन में दिया है α² प्लस β²। देखिए आप खुद समझ गए होंगे, जल्दी से जल्दीबाजी में बहुत सारे स्टूडेंट, पता लगा ये आपका आंसर आ गया, आप खुश हो गए, क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन का आंसर आ जाता है या मैच कर जाता है ऑप्शन से तो बहुत खुशी मिलती है, और अंदर से जब ये खुशी मिलती है तो जल्दीबाजी में क्या करते हैं हम लोग, पहले ऑप्शन पे ध्यान नहीं देते कि उसने दिखा है 3t, वहां पर लिखा है 3t √α² प्लस β², जबकि हमारा आंसर आया 3t² √α² प्लस β², जो कि पहले ऑप्शन में नहीं है, सेकंड ऑप्शन में। और पहला ऑप्शन अक्सर ऐसा दे देगा जिसमें आपको क्या लगेगा कि यही सही है,
देखिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि क्वेश्चंस के साथ साथ आप ऑप्शन पे भी बहुत फोकस करिए, क्योंकि ऑप्शंस क्या होते हैं ना, ऑप्शन को टैकल करने के लिए भी आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि कई बार ऑप्शंस इस अंदाज में डिज़ाइन किए जाते हैं, ऑप्शंस को इस अंदाज में फ्रेम किया जाता है कि आप ट्रैप में फंस सकें, आप जाल में फंस सकें। क्यों? क्योंकि वो आपको लगेगा कि मैंने तो बिल्कुल सही से किया है और मुझे पूरा कॉन्सेप्ट भी आता था, लेकिन पता लगा आपकी ज़रा सी मिस्टेक से पूरा क्वेश्चन का आंसर गलत होकर के आपका और नेगेटिव मार्किंग हो गई, मतलब कि पॉजिटिव मार्क्स मिलने के बजाय और नेगेटिव मार्क्स मिल गए। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसका सेकंड पार्ट इसका सही आंसर होगा, यानी कि 3t² अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए प्रोजेक्टाइल कैन हैव द सेम रेंज आर फॉर द टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन, यानी दो अलग अलग एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के लिए एक प्रोजेक्टाइल की जो रेंज होती है वो सेम होती है। हाँ बिल्कुल होती है, आपको ये बात पता भी होगी कि किसी दो एंगल ऐसे मिलते हैं हम लोगों को, प्रोजेक्टाइल के लिए दो एंगल ऐसे मिलते हैं जिनमें कि उसकी रेंज जो होती है हॉरिजॉन्टल रेंज वो सेम आती है। कौन कौन से दो एंगल होते हैं? दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, एक थीटा और एक 90 माइनस थीटा। मतलब किन्हीं दो एंगल पर अगर आप लोग, यानी अगर किसी एक ऑब्जेक्ट को आप 30 डिग्री के एंगल पर प्रोजेक्ट करते हैं तो भी वो उसी रेंज पर जाकर गिरेगा, यानी उतनी ही दूर जाके गिरेगा, और अगर आप उसको 60 डिग्री के एंगल पर प्रोजेक्ट करते हैं तब भी वो उतनी ही दूर जाके गिरेगा। यानी कि हॉरिजॉन्टल रेंज जो होगी वो दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर सेम आएगी। अगर आपने एक एंगल 30 लिया तो दूसरा अगर 60 लेके करेंगे तो 60 डिग्री पे भी उतनी ही रेंज आएगी, अगर आपने सेम वेलोसिटी के साथ उसको थ्रो किया है। यानी किसी भी प्रोजेक्टाइल को जब आप इनिशियल वेलोसिटी देकर, यानी एक कोई कांस्टेंट वेलोसिटी देकर दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर अलग अलग प्रोजेक्ट करते हैं सेम वेलोसिटी से, तो वो सेम डेस्टिनेशन पर पहुंचता है। सेम डेस्टिनेशन पर पहुंचता है मतलब कि उसकी हॉरिजॉन्टल रेंज जो है वो सेम रहती है। चलिए ठीक है, अब इसने कहा इफ़ t1 एंड t2 बी द टाइम ऑफ फ्लाइट इन द टू केसेस, अगर उन्हीं दोनों केसेस में जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, उस ऑब्जेक्ट का जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो t1 एंड t2 है। ओके, दो अलग अलग टाइम, देखिए रेंज सेम रहेगी, दो अलग अलग एंगल पे जब आप उसको थ्रो करेंगे तो हॉरिजॉन्टल रेंज सेम रहेगी, लेकिन टाइम ऑफ फ्लाइट अलग अलग होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट अलग अलग होगा, ये बहुत काम की बात है, ठीक है ना। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए देखिए उसने कहा कि एक में अगर टाइम ऑफ फ्लाइट लग रहा है t1 और दूसरे में लग रहा है टाइम ऑफ फ्लाइट t2, तो फिर उसने कहा कि द प्रोडक्ट ऑफ द टू टाइम ऑफ फ्लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो उन टाइम पीरियड का, यानी जो टाइम ऑफ फ्लाइट्स हैं उनका जो प्रोडक्ट है वो इनमें से किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ऑप्शन में दिया हुआ है 1/r², 1/r, r और r²। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहली बात इसमें कहा गया क्वेश्चन में कि जब हम प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते हैं तो मैंने आपको बताया कि दो एंगल ऐसे होते हैं, थीटा और 90 माइनस थीटा, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऐसे होते हैं जिन पे रेंज क्या होती है? सेम होती है। तो आप एक बार रेंज का फॉर्मूला लिखिए। इस एंगल के लिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला? u² sin² थीटा अपॉन में कितना? 2g। देखिए दो एंगल ऐसे होते हैं जिसपे कि रेंज सेम आती है, और रेंज का फॉर्मूला दो अलग अलग एंगल यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए सेम रहेगा। तो पहले आप इस वाले एंगल के लिए फॉर्मूला लिखिए, क्या हो जाएगा फॉर्मूला? u² sin 2 थीटा अपॉन g। और इस वाले फॉर्मूले के लिए देखिए ये हो जाएगा आपका क्या? r² बराबर u² sin 2 टाइम्स ऑफ 90 माइनस थीटा अपॉन g। अगर आप इनको अलग अलग ले लें तो आपको मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि रेंज, पहली बात तो रेंज इन दो एंगल पर सेम आती है या नहीं आती है। तो ये कितना हो जाएगा? u² sin 2 थीटा अपॉन g। ये तो एज इट इज रहेगा। इसमें आप जब बदलाव करेंगे तो ये फॉर्मूला बन के आएगा sin 90, 2 × 90 मतलब sin 180 माइनस 2 थीटा, यानी कि u² sin 180 माइनस 2 थीटा अपॉन g। अब sin 180 माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा होता है, इसका मतलब आंसर आ जाएगा आपका क्या? u² sin 2 थीटा अपॉन जी। तो क्या दोनों सेम आ गए? बिल्कुल हाँ सेम आ गए। आर और आर डैश क्या है? सेम है। तो उसका कहना यही था कि जब कोई दो एंगल ऐसे मिलते हैं हमको प्रोजेक्टाइल के लिए जिन पर रेंज क्या रहती है? सेम रहती है। तो मैंने, हालांकि ये इस क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है, यानी इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है फिलहाल, ये सोल्यूशन में हमें ये नहीं करना था, हमें तो टाइम ऑफ फ्लाइट के प्रोडक्ट को देखना था। लेकिन फिर भी मैंने आपको समझाने के लिए कि देखिए दो अलग अलग एंगल ऐसे होते हैं जिन एंगल पर रेंज जो होती है वो सेम आती है। आपने देखा ना, इसकी वैल्यू भी आई u² sin 2 थीटा अपॉन जी, और ये तो फॉर्मूला ही होता है u² sin 2 थीटा अपॉन जी। तो दोनों सेम हो गए, इसका मतलब r इक्वल टू r डैश। तो ये दो एंगल पर आपकी रेंज तो सेम है लेकिन टाइम ऑफ फ्लाइट अलग अलग है। तो चलिए टाइम ऑफ फ्लाइट पहले पता करते हैं। तो अब टाइम ऑफ फ्लाइट इस केस के लिए निकालो और इस केस के लिए निकालो। तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा? t1 बराबर 2u sin थीटा अपॉन जी। अरे तो फॉर्मूले सब याद होंगे आप लोगों को, बिल्कुल याद होंगे मुझे उम्मीद है।
बताइए इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना जाएगा 2u साइन, फिर यहाँ पर कितना जाएगा 90 माइनस थीटा अपॉन जी, क्योंकि एंगल तो बदल दिया हमने, तो एंगल बदल दिया तो इसका मतलब ये इतना आ गया टाइम। अब देखिए दोनों टाइम पीरियड का अगर इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करूँ तो ये क्या आ जाएगा 2u साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन में कितना जी। अब देखिए T1 इंटू T2, उसने हमें दोनों के प्रोडक्ट की तो बात की है, तो दोनों के प्रोडक्ट के लिए आप क्या करोगे 2u साइन थीटा अपॉन जी इंटू 2u कॉस थीटा अपॉन जी, कॉस थीटा अपॉन जी। अब देखेंगे आप 2 और 2 को u और u का मल्टीप्लाई कराएंगे, एक 2 को बाहर ले लीजिए, ये बन जाएगा u स्क्वायर, मतलब आप समझ पा रहे हैं ना। अरे भाई देखिए ऐसे लिख दे रहा हूँ, u स्क्वायर को अलग ले लिया मैंने u स्क्वायर को, और ये बन गया कुल मिलाकर 4u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में कितना जी स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 4u को भी हम क्या लिख सकते हैं 2u साइन थीटा, पहली बात 2 बाहर लेकर के ये बन जाएगा आपका 2u स्क्वायर साइन थीटा, u स्क्वायर साइन 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में g। अब देखिए जल्दी से सबसे पहली बात आप देखेंगे T1 इंटू T2 इक्वल टू कितना जाएगा 2 टाइम्स ऑफ u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी स्क्वायर। इसका मतलब T1 इंटू T2 इक्वल टू 2 कॉन्स्टेंट बाहर रखिए, जी स्क्वायर नहीं, जी स्क्वायर को भी एक जी को भी बाहर ले लीजिए और यहाँ पर लिखिए कितना u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। बताइए किस चीज़ का फॉर्मूला है, अभी तो लिखा हम लोगों ने, तो T1 T2 बराबर आ जाएगा आपका 2/g और ये हो जाएगा 1/r। क्यों 1/r यार, तो भाई बताइए तो 2/g इंटू 1/r यार। देखिए T1 T2 बराबर कितना आ गया 2/g इंटू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, तो इसका मतलब T1 T2 बराबर 2/g और ये किसका फॉर्मूला है r का, इसका मतलब T1 T2 जो है वो किसके पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, क्योंकि 2 भी कांस्टेंट g भी कांस्टेंट, इसका मतलब T1 और T2 का जो प्रोडक्ट होगा वो रेंज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। यानी जो आपको दिया गया है रेंज, कहीं इसमें ऑप्शन में देखिए जल्दी से, ऑप्शन में क्या दिया गया है, ठीक है, तो ऑप्शन में दिया गया 1/r स्क्वायर 1/r r और r स्क्वायर, तो इसका मतलब r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, ये फॉर्मूला तो समझ में आ गया ना यहाँ पर, क्योंकि ये फॉर्मूला मैंने कौन सा लगाया 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन ए कॉस ए इक्वल टू होता है साइन 2a, तो हमने यहाँ से u स्क्वायर को अलग ले लिया और 2 को अलग ले लिया, मतलब 2 ये और फिर u स्क्वायर को जब आप एक साइड लेके 2 साइन थीटा कॉस थीटा में फॉर्मूला लगाओगे तो फॉर्मूला बन जाएगा साइन 2 थीटा का, तो बस केवल बाहर रह जाएगा 2/g स्क्वायर। लेकिन मुझे केवल उस फॉर्मूले में g की जरूरत पड़ रही है, तो मैंने इस g स्क्वायर में से एक g बाहर रख लिया और एक g को इस फॉर्मूले के साथ ले लिया, तो T1 T2 बराबर कितना हो जाएगा 2/g u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, और जो ये u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g है इसी की वैल्यू कितनी होगी r के इक्वल होगी, तो इसका मतलब T1 T2 बराबर 2/g इंटू r, यानी कि T1 और T2 का जो प्रोडक्ट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके r के। चलिए मुझे उम्मीद है कि आपने इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द बॉल इज थ्रोन फ्रॉम ए पॉइंट विद अ स्पीड ऑफ, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, a ball is thrown from a point with a speed of v0 at an angle of projection theta from the same point, and at the same instant a person start running with constant speed v0 by 2 to catch the ball. Will the person be able to catch the ball? If yes, what should be the angle of projection? तो आपको बताना है कि अगर वो इसको पकड़ सकता है तो आपको उसका एंगल बताना है कि एंगल कितने एंगल पर इसको हमें प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। क्या बात है, क्या अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, एक बार वीडियो को पॉज करिए और आराम से क्वेश्चंस को पढ़कर सॉल्व करने की पहले कोशिश करिए, क्योंकि जब आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो थोड़ा सा पता चलता है कि हाँ हमें कितना पकड़ में आया। अगर सॉल्व हो जाए तो बहुत अच्छी बात, नहीं हो रहा है तो फिर कोई बात नहीं, वापस आ जाइए वीडियो पर, वीडियो को प्ले करिए और फिर देखिए उसका सोल्यूशन क्या कहा गया। तो इसने कहा कि एक बॉल है जिसको हमने थ्रो कर दिया v0 वेलोसिटी के साथ, कहाँ से, यहाँ से v0 वेलोसिटी के साथ थीटा एंगल पर इसको प्रोजेक्ट कर दिया, और जब v0 वेलोसिटी से इसको थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट करेंगे तो फ्रॉम द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम एंड एट द सेम इंस्टेंट ए पर्सन स्टार्ट रनिंग विद द कांस्टेंट स्पीड ऑफ v0 by 2। ओके, इसकी जितनी वेलोसिटी थी, जितनी वेलोसिटी हमने इसको देके भेजा उससे कम वेलोसिटी से एक व्यक्ति ने इधर की ओर मूव करना यानी दौड़ना स्टार्ट कर दिया, और जब वो दौड़ रहा है तो वो कांस्टेंट स्पीड से दौड़ रहा है, कांस्टेंट स्पीड से दौड़ रहा है। तो इसने पूछा कि क्या ये इसको कैच कर लेगा, मतलब कि मतलब उसको कैच कर पाएगा। विल द पर्सन बी एबल टू कैच द बॉल, मतलब क्या वो पर्सन इस बॉल को कैच करने के लिए
कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, और अगर कर पाएगा तो उसको कितना एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर फेंका जाना चाहिए। यस, व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, मतलब इस बॉडी का जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो कितना होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहली बात तो अगर मान लीजिए इसको यहाँ से ये व्यक्ति इसकी सबसे मैक्सिमम रेंज पर ही जाकर कैच करता है, क्योंकि हवा में तो कैच करेगा नहीं, हम लोग यही मान के चलेंगे कि इसने इसको जब ये अर्थ पर पहुँच रही होगी तभी इसको कैच किया होगा, ठीक है ना, क्योंकि जितनी ऊंचाई से इसको फेंका होगा उतनी ऊंचाई पे इसके हाथ वापस इसको कैच करेंगे। तो इसका मतलब ये जो लेवल है ये तो सेम रहेगा, और जब ये सेम रहेगा तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो इसने रेंज कवर की होगी वो जितनी दूरी, जितनी इस बॉल की जितनी रेंज होगी उतनी ही इस व्यक्ति की क्या होनी चाहिए, डिस्टेंस होनी चाहिए। और ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टाइम होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक बॉल को जो टाइम लगता है वो किसको क्या कहते हैं हम लोग, टाइम ऑफ फ्लाइट। और जितना टाइम इसे यहाँ से यहाँ तक लगा होगा बिल्कुल उतना ही टाइम इस व्यक्ति को यहाँ से यहाँ तक जाने में लगा होगा, क्योंकि ये भी तो उसी समय चलना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही बॉल फेंकी वैसे ही यहाँ से एक पर्सन ने दौड़ना स्टार्ट कर दिया। तो इसका मतलब है कि जैसे यहाँ से फेंकेंगे और वैसे ये चलना शुरू करेगा तो ये बस हवा में घूम के यहाँ आएगी, ये सड़क से दौड़ते हुए यहाँ पहुँचेगा। तो इसका मतलब है कि दोनों सेम टाइम पर यहाँ पहुँचेंगे, तो जो टाइम ऑफ फ्लाइट है दोनों के लिए सेम रहेगा, यानी कि जो टाइम है वो दोनों के लिए सेम रहेगा और जो कि टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल ही होगा। तो सबसे पहली बात आपको इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज देखनी है। बताइए कितनी आएगी, इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज आ जाएगी हमारी v नॉट का स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। दिस इज द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। और यही यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस होगी किसकी भी, इस पर्सन की भी। तो पर्सन की जो डिस्टेंस है, यानी कि मैंने डिस्टेंस को चलिए s ले लिया, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड है तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। तो कितना टाइम लगेगा, कैपिटल टी टाइम लगेगा। उसकी वैल्यू मैंने रख दी s बराबर कितना, v नॉट बाई 2, और t की वैल्यू बताइए, t मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो इसका मतलब 2u साइन थीटा अपॉन जी लगाइए, और u का मतलब क्या, 2u साइन थीटा अपॉन जी, मतलब इसके लिए तो u वही है ना, v नॉट ही है, v नॉट ही u है। तो मतलब ये पूरा क्या मिलके क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा v नॉट का स्क्वायर, और ये बन जाएगा आपका 2 साइन थीटा। अच्छा 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, तो v नॉट का स्क्वायर साइन थीटा अपॉन जी। देखिए तो अभी आपके पास s की जो वैल्यू आई है वो आ गई आपकी कितनी, v नॉट का स्क्वायर साइन थीटा अपॉन जी। चलिए ठीक है, ओके। अब ये s आ गया और ये आपका r आ गया, दोनों आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। r बराबर क्या, s। r बराबर s का मतलब ये है कि आप समझ, क्यों भाई r बराबर s, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की जो रेंज है वो प्रोजेक्टाइल के लिए तो रेंज का काम कर रही है, और यही चीज़ जो है वो उस व्यक्ति के लिए क्या कर रही है, प्रोजेक्टाइल के लिए रेंज का काम कर रही है, और उसी व्यक्ति के लिए डिस्टेंस का काम कर रही है। तो इसका मतलब इसकी जो रेंज और इसकी जो s है, डिस्टेंस है, वो दोनों बराबर होगी। देखिए यहाँ पे कर दे रहा हूँ, तो r की वैल्यू उठा करके आप यहाँ पे रखिए, v नॉट का स्क्वायर कितना, साइन 2 थीटा अपॉन में g इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना आ गया आपका, v नॉट का स्क्वायर इंटू साइन थीटा अपॉन g। देखिए g से g कैंसिल, v नॉट के स्क्वायर से v नॉट का स्क्वायर कैंसिल, और ये आ गया आपका 2 साइन थीटा। मतलब देखिए एक बार फिर लिख देता हूँ, साइन 2 थीटा बराबर कितना, साइन थीटा। और साइन 2 थीटा को जब आप खोलेंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका कितना, 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, मतलब कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2। और 1/2 कितने की वैल्यू होती है, कॉस 60 की वैल्यू होती है। तो इसका मतलब कॉस 60 यानी थीटा बराबर 60 डिग्री। तो देखिए ऑप्शन में कहीं ढूंढिए, है ना भाई, कॉस थीटा बराबर, ये 2 कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, और जब 2 डिवाइड में चला जाएगा तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2। और कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 होने का मतलब ये है कि कॉस थीटा बराबर कॉस 60, और कॉस 60 की वैल्यू समझ में आ रहा है ना। देखिए थीटा बराबर कितना आ गया, 60। चलिए ऑप्शन की तरफ देखते हैं। तो ऑप्शन में कहा गया है, एक में कहा गया यस, तो कैच कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। देखिए अगर थीटा की वैल्यू पॉसिबल ही ना हो पाती, यानी थीटा की वैल्यू निकाल पाना हमारे लिए पॉसिबल ही ना होता, तो फिर वो इसको कैच भी नहीं कर पाता, ठीक है ना। यानी अगर थीटा की वैल्यू इंडिटर्मिनेंट आ जाती है, ऐसी आ जाती है जिसको हम डिटरमाइन ना कर सकते थे, तो हम कहते हैं कि ऐसा कोई थीटा मिलेगा ही नहीं जिसपे उसको कैच कर सके। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना, थीटा मिल गया हमें, एक बहुत बढ़िया सी वैल्यू मिली थीटा की 60 डिग्री। तो थीटा 60 डिग्री अगर आ गया तो हमें कंफर्म हो गया कि हाँ वो इसको, इस बॉल को कैच कर सकेगा। अगर 60 डिग्री के एंगल पर थ्रो किया, अगर हमने बॉल को 60 डिग्री के एंगल पे थ्रो किया तो v0/2 वेलोसिटी से दौड़ता हुआ कोई भी व्यक्ति उसको आगे जाकर के आराम से कैच कर लेगा, ठीक है ना। तो इसमें ऑप्शन में देखिए, पहले ऑप्शन में लिखा है यस 60 डिग्री, दूसरे में लिखा है यस 30 डिग्री, तो तीसरे में लिखा है 9, और चौथे में लिखा है यस 45 डिग्री। तो यस 60 डिग्री इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द
फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर ए पार्टिकल मूविंग इन ए सर्कल विद ए कांस्टेंट एंगुलर स्पीड। मतलब एक कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से चलते हुए किसी एक पार्टिकल की सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर मोशन भी तो एक मोशन इन प्लेन होता है ना, तो इसका मतलब मोशन इन प्लेन है। कोई एक पार्टिकल है जो कि सर्कल पर ऐसे ऐसे करके क्या कर रहा है, घूम रहा है, कितनी वेलोसिटी के साथ, एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ। एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब एंगुलर वेलोसिटी को मैंने ओमेगा दिखा दिया आपको, और वो वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। चलिए ठीक है, यानी कि स्पीड कांस्टेंट है उसकी। अब क्या कहते हैं, द वेलोसिटी वेक्टर इज टेंजेंट टू द सर्कल, यानी जो वेलोसिटी वेक्टर होगा, इसका जो वेलोसिटी वेक्टर होगा वो इस सर्कल पर डाली गई टेंजेंट के इक्वल होगा। अच्छा, हमें फॉल्स ढूंढना है, फॉल्स, तो बड़े ध्यान सुनिएगा कि फॉल्स ढूंढना है, फॉल्स ढूंढना है, तो फिर इसका मतलब ट्रू को आप कट मारते जाइए, जो फॉल्स होगा उस तक आप पहुंच जाएंगे। तो पहली बात ने कहा था वेलोसिटी वेक्टर इज टेंजेंट टू द सर्कल, यानी कि जो वेलोसिटी वेक्टर है वो सर्कल की टेंजेंट ही होती है। बिल्कुल सही बात है। देखिए दो तरीके की वेलोसिटी होती है, जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में होती है तो उसके पास दो टाइप की वेलोसिटी होती है, एक होती है लीनियर वेलोसिटी और एक होती है एंगुलर वेलोसिटी। मुझे उम्मीद है कि देखिए मेरा मकसद केवल और केवल क्वेश्चन सॉल्व कराना नहीं है, मेरा मकसद है कि आपको उसके साथ साथ में थोड़ा बहुत ज्ञान और दे दूं, ठीक है ना। तो लीनियर वेलोसिटी को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं और एंगुलर वेलोसिटी से, एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। पहली बात ये सब आपने पढ़ा हुआ होगा। और लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में एक रिलेशन होता है, v बराबर आर ओमेगा, v बराबर आर ओमेगा। लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में एक रिलेशन होता है, a बराबर आर अल्फा। तो ये दो तीन रिलेशन मैं इसलिए ये याद करा रहा हूँ कि ये जरूरी नहीं कि ये क्वेश्चन फिर से मिलेगा आपको, पर ये इस तरह के क्वेश्चंस वापस फिर से रिपीट होंगे। फॉर्मूले तो यही रहेंगे ना, कॉन्सेप्ट तो यही रहेगा ना, टॉपिक तो यही रहेगा ना। और अगर आपकी प्रिपरेशन वाकई में ढंग से चल रही है और आप वाकई में दिल से पढ़ रहे हैं तो आपको ये सब फॉर्मूले ना ऐसे होने चाहिए, बिल्कुल हम रटे हुए, एकदम उंगलियों पे आपकी, ठीक है ना। जब आप इस अंदाज में पढ़ेंगे तभी तो आपको मज़ा आएगा। फिजिक्स में तो आनंद ही तब आता है जब आपकी एक एक चीज़ तैयार होती है, वो ना बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है कि भाई लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में एक रिलेशन होता है और वो होता है v बराबर आर ओमेगा, यानी कि रेडियस और एंगुलर वेलोसिटी पे डिपेंड करती है आपकी लीनियर वेलोसिटी। लेकिन जो लीनियर वेलोसिटी होती है, यानी जैसे इस पार्टिकल की मुझे यहाँ पर वेलोसिटी की डायरेक्शन पता करनी है, वेलोसिटी पता करनी है, तो जिस भी पॉइंट पर आपको उसकी लीनियर वेलोसिटी पता करनी हो उस पॉइंट पर डाली गई टेंजेंट ही उसके वेलोसिटी की डायरेक्शन को बताती है। तो इसका मतलब इसने सही बताया है, द वेलोसिटी वेक्टर मतलब वही वेलोसिटी की डायरेक्शन इज टेंजेंट टू द सर्कल। तो पहला ऑप्शन तो सही हो गया, इसको कट मारिए क्योंकि हमें ये नहीं लगाना है आंसर में, ये थोड़ी देखना है आंसर, तो हमें वो देना कि इनमें से फॉल्स कौन सा है। तो इसका मतलब कट को वाले को, जो सही वाला है उसको कट करते चले जाइए। तो पहला देखा हमने वो सही है, उसको कट कर दिया। अब क्या कहा उसने, द एक्सेलरेशन वेक्टर इज टेंजेंट टू द सर्कल। जो एक्सेलरेशन वेक्टर होगा वो टेंजेंट टू द सर्कल होगा, यानी कि एक्सेलरेशन वेक्टर भी टेंजेंट होगा, सर्कल की टेंजेंट। तो अब देखिए आप या सोच के बताइए, क्या एक्सेलरेशन वेक्टर टेंजेंशियल होगा? नहीं, बात ध्यान से समझो ना भाई, एक्सेलरेशन वेक्टर टेंजेंशियल नहीं होगा केवल, क्यों? क्योंकि इधर की तरफ आपके दो इस पे दो एक्सेलरेशन काम कर रहे होंगे, एक एक्सेलरेशन सेंटीपिटल एक्सेलरेशन और एक एक्सेलरेशन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और जब बॉडी ऐसे घूम रही होती है तो इसको घुमाने के लिए जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है उसका काम केवल और केवल बॉडी को सर्कल पर घुमाना होता है, यानी सर्कुलर पाथ को फॉलो कराना होता है। और जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है उसका काम इसकी वेलोसिटी को बढ़ाना होता है। लेकिन जब वो कांस्टेंट एंगुलर स्पीड्स चल रही है, तो जब कांस्टेंट एंगुलर स्पीड्स चल रही है, क्वेश्चन में कहा गया है कि एक कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से चलती हुई गाड़ी, तो अगर r कांस्टेंट ओमेगा भी कांस्टेंट तो फिर v भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और जब v कांस्टेंट हो जाएगा तो इसका मतलब इसका जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा वो जीरो हो जाएगा, मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा ही नहीं। मतलब ये एक ऐसी बॉडी है जो कि सर्कुलर पाथ पर ट्रैवल तो कर रही है लेकिन इसकी स्पीड नहीं बढ़ रही है, केवल और केवल इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। मतलब इसकी केवल और केवल वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, इससे घूम रही है। तो अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ को ट्रैवल करते हुए केवल और केवल अपनी डायरेक्शन को चेंज करे, मैग्नीट्यूड में कोई बदलाव ना करे, तो इसका मतलब उसकी स्पीड कांस्टेंट रहती है लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहती। तो स्पीड कांस्टेंट दी थी क्वेश्चन में, इसलिए मैंने क्या कह दिया कि इस टाइप इधर की तरफ जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा वो जीरो हो जाएगा, केवल और केवल एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ही इस पर अप्लाई होगा। तो इसका मतलब तो ये साफ साफ दिखाई दे गया कि द एक्सेलरेशन वेक्टर इज टेंजेंट टू द सर्कल कहा गया है, वो गलत हो जाएगा कि एक्सेलरेशन वेक्टर जो है वो इस सर्कल के टेंजेंट के से ही दिखाया जाएगा। तो पहली बात यही फॉल्स है, हम इसी को ही अपने आंसर के लिए चुन लेंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको हमेशा समझाता हूं कि हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब आपको कोई क्वेश्चन दिया गया है और आपको अगर सेकंड या फर्स्ट ऑप्शन सही मिल जा रहे हैं, फिर भी एक बार थर्ड और फोर्थ ऑप्शन को एक नज़र जरूर देख लीजिए। अगर आप बिल्कुल श्योर हैं तो भले ही छोड़ दीजिए, लेकिन अगर आप ज़रा सा थोड़ा भी आप कंफ्यूज हैं तो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन तक जरूर जाइए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको सेकंड ऑप्शन सही लग रहा होता है लेकिन फोर्थ ऑप्शन उससे ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता है या थर्ड ऑप्शन उससे ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता है। क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस में ना बहुत बारीकी वाली डिफरेंसेस होते हैं, मतलब जो ऑप्शंस दिए होते हैं ना उनमें जो डिफरेंसेस होते हैं वो बहुत ही बारीकी वाले डिफरेंस होते हैं।
मतलब माइन्यूट से डिफरेंस, आपको लगेगा ये भी सही है, और जब वो सही लगेगा तो अगला अब फिर आके आप देखोगे ओहो इस पे तो ध्यान ही नहीं दिया मैंने, ठीक है। तो अगर छोटी सी बात पर आप ध्यान नहीं दोगे तो पता लगा कि आगे वाला जो ऑप्शन था वो सही था, आपने जो चुना वो भी सही लग रहा था और वो सही था, किसी हद तक सही था, अधूरा सच था, है ना। कुछ कुछ ऑप्शंस में अधूरा सच होता है, पूरा सच नहीं होता। तो फिर इसके लिए आपको क्या करना होगा, अगले ऑप्शन पे जाना होगा और एक बार जरूर उसको एक नज़र देख लेना होगा, हो सकता है कि उससे ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर आगे मिले। तो फिलहाल तो हम लोग का बी ऑप्शन ही आंसर होगा, लेकिन एक बार फिर भी चेक कर लेते हैं। तो इसने कहा द एक्सेलरेशन वेक्टर पॉइंट्स टू द सेंटर ऑफ द सर्कल। हाँ बिल्कुल, मैंने आपको बताया ना कि इसका जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है। अरे भाई ये इसकी जो लीनियर वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। कैसे कांस्टेंट हो गई, क्योंकि ये कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट है और साथ साथ क्या है, सर्कल की रेडियस भी कांस्टेंट है, तो दोनों चीज़ें कांस्टेंट हैं। तो दो चीज़ों का दो कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन भी क्या आता है, हमेशा कांस्टेंट आता है। तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। दो चीज़ें कांस्टेंट और फिर तीसरी भी कांस्टेंट, तो ये जीरो हो गया, क्योंकि जो वेलोसिटी को बढ़ाने वाला जो कंपोनेंट होता है वो एक्सेलरेशन होता है, वो चीज़ बढ़ घट नहीं रही है, तो एक्सेलरेशन जीरो। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो केवल और केवल इसके ऊपर बचा कौन सा एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का काम होता है बॉडी की को सिर्फ और सिर्फ घुमाना, ना कि उसकी स्पीड को बढ़ाना। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर। अगर यहाँ होता तो इधर की तरफ डायरेक्शन होती, यहाँ होता तो इधर की तरफ डायरेक्शन होती, यहाँ होता इधर की तरफ डायरेक्शन होती, मतलब सेंटर की ओर हमेशा एक्ट करता है। सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर, इसका मतलब है कि वो पॉइंटेड होगा टुवर्ड्स द सेंटर। तो सी ऑप्शन में जो लिखा गया वर्ड है या जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। फोर्थ ऑप्शन में देखिए कि फोर्थ ऑप्शन में क्या गया था, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जो वेलोसिटी है और जो एक्सेलरेशन वेक्टर है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। कितनी बढ़िया बात कही है। अरे भाई जो लीनियर वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन तो ये रही ना, टेंजेंशियल, और मैंने कहा ये टुवर्ड्स द सेंटर, इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर, मतलब कहां से पास हो रहा होगा, सेंटर से। तो अगर टेंजेंट के, अगर कोई टेंजेंट के साथ बनाई गई, टेंजेंट के ऊपर बनाई गई कोई लाइन अगर सेंटर से पास होती है तो 100% टेंजेंट के परपेंडिकुलर ही होती है। तो थ्योरम है ना, सर्कल की थ्योरम है कि सर्कल के सेंटर से टेंजेंट पर डाला गया परपेंडिकुलर ही, सर्कल के सेंटर से टेंजेंट, सर्कल के सेंटर से टेंजेंट पे डाला गया परपेंडिकुलर उसकी रेडियस होती है। यही कह लिए कि सर्कल की रेडियस को टेंजेंट से मिलाने पर उन दोनों के बीच जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का एंगल होता है। तो इसका मतलब ये 90 डिग्री का एंगल होगा, यानी कि डी भी सही है। डी ऑप्शन में भी करेक्ट स्टेटमेंट लिखा हुआ है। तो अब आपको बिल्कुल तसल्ली हो गई होगी कि ए भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है, लेकिन जो बी ऑप्शन है वो गलत है। तो हमें गलत ही चुनना था, तो बी ऑप्शन को हम लोग OMR शीट में फिल करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है A particle is acted upon by a force of constant magnitude which is always perpendicular to the velocity of the particle. The motion of the particle take place in a plane. Then देखिए क्या बढ़िया क्वेश्चन। ए पार्टिकल इज एक्टेड अपॉन बाय ए फोर्स ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। एक पार्टिकल के ऊपर कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का फोर्स अप्लाई हो रहा है, मतलब एक पार्टिकल पर कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, यानी जो एफ की वैल्यू है वो कांस्टेंट है। पहले तो आप इतना समझ लीजिए, ठीक है ना, ओके कांस्टेंट। ठीक, आप देखो फिर क्या कहा उसने, ए पार्टिकल इज एक्टेड अपॉन बाय द फोर्स ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड विच इज ऑलवेज, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, ओके यानी कि केवल मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, कोई पता नहीं कि डायरेक्शन सेम है या नहीं है, डायरेक्शन कांस्टेंट है या नहीं है। तो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड विच इज ऑलवेज परपेंडिकुलर द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, जो कि पार्टिकल के वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। अगर फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लग रहा हो, आपको मैं सीधे सीधे बता दूं, ये तो आपने वैसे भी बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ी होंगी ये चीज़ें, कि जब भी फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है तो उसके द्वारा किया गया वर्क जीरो होता है। क्यों? क्योंकि जिस तरफ वेलोसिटी होगी उस तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा, और जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा, अगर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल कितना होता है 90 डिग्री, तो वर्क डन कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। और ये केस कब बनता है आपको अब ये भी तो बताया मैंने 2 मिनट पहले क्वेश्चन में, क्या बताया कि भाई फोर्स और वेलोसिटी के बीच अगर 90 डिग्री का एंगल हो तो वो फोर्स अक्सर सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाता है। क्योंकि अगर कोई बॉडी ऐसे चलती हो और उस पर कोई फोर्स ऐसे लगे 90 डिग्री के एंगल पर, तो वो क्या करेगा, उसको घुमाने की कोशिश करेगा ना। अगर मान लीजिए कि यहाँ से कोई पार्टिकल चलता हुआ ऐसे आए और उस पर ऐसे फोर्स लगे तो इसको यहाँ से घुमा देगा, और जब ये घूमेगा तो ऐसे घुमाते फिर यहाँ ऐसे लगने लगेगा, फिर ये और आगे जाएगा तो ऐसे लगेगा, ऐसे करके जैसे जैसे ऐसे आगे बढ़ता जाएगा ऐसे लगता जाएगा। तो यानी कि जो वेलोसिटी है उसके हमेशा क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा, और वेलोसिटी के हमेशा परपेंडिकुलर रहता हुआ फोर्स हमेशा सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट करता है। और जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो केवल और केवल ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज करता है, ऑब्जेक्ट के मोशन की डायरेक्शन को चेंज करता है। ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज करने के साथ साथ मैग्नीट्यूड में कोई बदलाव नहीं करता। मुझे उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे, समझ गए ना, बहुत अच्छे, वेरी गुड, एंजॉय करते रहिए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, आपको ऑप्शन पे आते हैं। द मोशन ऑफ द पार्टिकल टेक्स प्लेस इन ए प्लेन, ओके ठीक है, प्लेन में मूव कर रहा है। देन इट्स वेलोसिटी इज कांस्टेंट, इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी,
ओके फिर कहा इट्स एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। ओके सी ऑप्शन में कहा गया है इसका इट्स काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट, ठीक है ना, इट्स काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट। चौथे ऑप्शन में कहा इट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ,